हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 41वां क्वेश्चन है। पहले भी पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन तक बताया था। अब चलते हैं 41वें की ओर। तो 41वां है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो कौन सा हो जाएगा, अंधा युग या अंधी गली या कोणार्क या आधे अधूरे। तो इस कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। आधे अधूरे मोहन राकेश की। अंधी गली उपेंद्र नाथ आस्के। अंधी गली उपेंद्र नाथ आस्के। कभी कभी क्या होता है कि जो बाकी फालतू होते हैं ना, बाद में ऑप्शन में दिए गए रहते हैं, तो उनमें से जो है पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत की कथा पर आधारित नाटक अभी अंधा युग। अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती का। ठीक है। अब इसमें जो है अंधा युग जो है महाभारत का युद्ध जब हो गया था तो उसके बाद की कथा है इसमें। ठीक है। और आप लोग जो है, आप लोगों से हमारा यही निवेदन रहता है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़, सब्सक्राइब लाइक। और मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि बुक का हम बुक आप लोगों को जो है चढ़ा देंगे। कौन सी बुक है वो वाली। तो दरअसल हमारे पास ये मोबाइल नहीं रहती है। दरअसल चैनल जो है किसी के और के हाथों में रहता है, तो हम कहते हैं तो वो चढ़ा नहीं पाते हैं। कहते हैं कि जो है कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम बता दें हैं, ऋषिकुल नाम से एक है, सुलभ ऐसे करके आता है। हम उनसे कह के हम चढ़वा देंगे उसका। तो आप लोग जो है देखिए। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दिया करें। जैसे देखिए सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप लोग हमारी सहायता करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, तो इससे काम जो है सबका हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे या रक्त कमल या आषाढ़ का एक दिन। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन, इसमें कालिदास रहते हैं पात्र के। आधे अधूरे सावित्री और मोहन ऐसे करके लहरों के राजहंस। रक्त कमल किसका है, रक्त कमल किसका नाटक है, लक्ष्मी नारायण। रक्त कमल होता है लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह है पूछ सकता है। ये पिछले मतलब आप इसको हल्के में मत लेना, ये पेपर है असली आयोग द्वारा है, जो 2010 का जो है पूछा गया था। तो ज़्यादातर इसी में से दोहराते रहते हैं सब। 70% बहुत कोचिंग वाले कहते हैं कि इतना मिलवा दिए है वो। और ज़्यादातर यही रहता है कि पिछले ईयर्स और का मिला के यही सब 60-70% आप जो है क्वेश्चन बहुत ये आते रहते हैं। तो चलते हैं, 43वां क्वेश्चन है। सूची मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है। तो यह हरिवंश राय बच्चन है। ये किनके पिता, अमिताभ बच्चन के। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये वही हरिवंश राय बच्चन हैं जिनके ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। रंग भर से भीगे चुनर वाली। तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की है। तो इन्होंने आत्मकथा लिखा है। पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 आत्मकथाएं हैं इनकी क्रमशः। तो रसीदी टिकट जो है अमृत राय की हो जाएगी। देखिए हवा बह रही है। रसीदी टिकट अमृत राय की है। अमृत राय वही हैं जो मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं। और एक कलम का सिपाही इन्होंने ही लिखा है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा। देखिए आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। और शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, कलम का सिपाही। देखिए सॉरी कुछ हम गलती कर रहे हैं।
कलम का सिपाही जो है अमृत राय हो जाएगा। रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मिलान कर लेना। ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ और आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा था। तो अरि ओ करुणा प्रभा में ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की हो जाएगी। खुशबू को शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। चाँद का मुँह टेढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। कुछ फैंटेंसी टाइप की रचनाएं करते थे, तो इसे भी याद कर ले देंगे आप लोग कि चाँद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद। और धूप विधान गिरजा कुमार माथिन। और यो करुणा में ये अज्ञेय। ठीक है, अब 45वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है मानस के हंस, यह किसका है? तो अमृतलाल नागर का। ये तुलसी पर जीवनी लिखी गई है इनकी। झूठा सच किसका है? झूठा सच यशपाल की हो जाएगी। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। मरी हुई मछली किसका हो जाएगा? राजकमल चौधरी। ठीक है, तो आप लोग इसका मिलान कर लिए होंगे। अब चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ और आप लोग जो है इसको हल्के में मत लेना, ये आयोग का पेपर है। दरअसल इसमें बहुत ज़्यादा करना रहता है, कम से कम ऐसा करें कि आप लोग 3-4 ही गलत हो। 46वां क्वेश्चन है निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? छायावादी सौंदर्य से, या प्रगतिवादी से, या प्रयोगवादी चेतना से, या प्रकृति सौंदर्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी, यानी कि जो मार्क्सवाद था और साम्यवाद का गुणगान, इसमें शोषित और शोषक के बीच जो संघर्ष का जो काल था, कार्ल मार्क्स के समय में जो रचनाएं हुई उसी को प्रगतिवाद से संबंधित कहते हैं। तो बादल राग की ये जो है निराला की रचना है उसी समय में इनकी हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वां पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण परिवेश, या प्रगतिवादी दृष्टि, या कल्पना लोक से, या नई कविता से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश। ठीक है, इन्होंने ग्राम के बारे में बताया है कि गांव में जो है यो ज्ञान प्रतिभा सब पलती है, गांव के बारे में महत्व इन्होंने पंत जी ने इसमें बताया है। अब चलते हैं 48वां क्वेश्चन। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गबन हो जाएगा। गबन में गबन और रामनाथ जालपा का रहता है, तो इसमें तो नहीं रहेगा, ये गहनों वाला है। गोदान, ये राइट आंसर। इसमें होरी झुनिया यही सब रहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है गोदान और एक हुए करम भूमि। ये दोनों उपन्यास वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना से संबंधित हैं। गोदान और रंगभूमि दोनों वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना से संबंधित प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है, अब चलते हैं 49वां क्वेश्चन। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर्वप्रथम किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज गियर्सन, या मिश्र बंधु, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, परीक्षा गुरु रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। तो चलते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन है करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, या मैथिली शरण गुप्त, या सियाराम शरण गुप्त? तो इसका राइट आंसर हो
हो जाएगा सियाराम, सॉरी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब चलते हैं 51वां क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन है मनहु मनहु उमंग अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की पंक्ति का संबंध किस शब्द शक्ति है? तो इसका देखिए मनहु मन मानो जन जानो, यही अलंकार हो जाएगा। ये उत्प्रेक्षा कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिधा या लक्षणा या व्यंजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा हो जाएगा। यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि मानो उमंग, मानो जो है अंग अंग जो है छवि क्या मनोहर, मानो हर अंग से खुशी छलक रही है। मानहु माने मानो हर उमंग, हर अंग से उमंग यानी खुशी, छवि माने छलक, छवि छलक यानी छवि खुशी छलक रही हो। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा लक्षणा। तो 52वां क्वेश्चन है नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन हो रही। नैन नचाए, हवाएं चल रही हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नैन नचाए फिर कहीं मुस्काए, लला फिर आए खेलन होली। तो सेनापति हो जाएंगे या घनानंद या पद्माकर या ठाकुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है पद्माकर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहे हैं, राधा जी अपने नेत्रों को नचाते हुए कहती हैं कि अब आना होली खेलने। भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं राधा जी कि अब आना होली खेलने, अपने नैनों को नचाकर, मतलब भाव है तिरछी तिरछी करके बता रहे हैं कि अब आना होली खेलने, मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, फिर अब चलते हैं 53वां क्वेश्चन की तरफ। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की यह पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बांधा था विधु को, बांधा विधु माने चंद्रमा, बांधा था काली जंजीरों से, चंद्रमा को जंजीरों से जिसने बांध दिया ऐसी। तो प्रसाद जी का यह कौन सा शक्ति है? अभिधा है या लक्षणा है या व्यंजना है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा और अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखिए काली जंजीरों से बांध सकता है कोई चंद्रमा को? तो चलते हैं 54वां क्वेश्चन है और आप लोग बताना कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। 54वां वाक्यम रसात्मक काव्यम, युक्त के लेखक हैं रसात्मक वाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो यह मम्मट का है, विश्वनाथ का है या जगन्नाथ का है या वामन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ का। ठीक है, अब रस से भरा ही वाक्य काव्य है। अब चलते हैं 55वां क्वेश्चन है उतर नहाए जामुन जल, जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उतर नहाए जामुन जल, यानी जामुन जल किसका था? यानी श्याम जल यानी सांवला जल किसका था? तो यमुना का पानी। उतर नहाए यमुना नदी, जो कि वहाँ जब श्री कृष्ण रहते थे वहाँ क्या गोकुल वृंदावन शायद, वहाँ यमुना नदी बहती हैं। तो उन्हीं के किनारे वो नहाने गए थे। तो उसी समय का वर्णन है कि जब नहाने जाते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण सांवले हैं शरीर, जब निकलते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो जो है यमुना के सांवले शरीर वाले ही, मतलब एकदम वही ही वो हैं, ये भी उनके आगे वो भी फीकी पड़ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा या प्रतीप या विशेषयोक्ति या वैभावना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप। तो प्रतीप उल्टा होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ, कृतघ्न, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है?
जो उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए कार्य को नहीं मानता है, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता नहीं मानता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को मानता है, जो कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। ठीक, अब चलते हैं 97वां। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, या पीछे चलने वाला, या अनुसरण करके चलने वाला, या गत को नहीं मानने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतानुगतिक, तो अनुकरण करके चलने वाला। ठीक है, अब 98वां क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है हवन करना, या देवता को प्रसन्न करना, या क्रोधी को और उत्तेजित करना, या क्रोध में आग बबूला होना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रोधी को और उत्तेजित करना। ठीक है, जैसे आग में घी डालना और तगड़े से आग लग जाती है, हवन इत्यादि में काम आता है, घी ही पलता है ना। तो चलते हैं 59वां क्वेश्चन, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है तो मल फेंक देना, या दूसरे के कपड़े गंदे करना, या बदनाम करना, या दलदल में फंसना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदनाम कर देना। 60वां क्वेश्चन है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा सिर खपाना, या सिर खाना, या सिर नीचा होना, या सिर पड़ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर सिर नीचा होना, या सिर पड़ना, या सिर खाना, या सिर खपाना नहीं हो जाए, सिर अवांछित। सिर खाना का मतलब अपने ही हो जाएगा, सिर खपाना का यही राइट आंसर हो जाएगा अवांछित संवाद का। ठीक है, अब चलते हैं 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा प्रणीत है, यानी उनके द्वारा लिखा गया है? उत्तर रामचरितम, या मृच्छकटिकम, या मालविकांगन मित्रम, या मुद्रा राक्षस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कालिदास द्वारा कौन सा है? मालविकाग्र मित्रम। अभिमाक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्न मित्रम, ये नाटक हैं। ठीक, अब चलते हैं 62वां क्वेश्चन है, चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? छायावाद की, या प्रगतिवाद की, या प्रयोगवाद की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रगतिवाद, या प्रयोगवाद, या इसका छायावाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। प्रयोगवाद में अहम घोर नए नए शब्दों का प्रयोग, अहम घोर निष्ठता। और प्रगतिवाद द्वंद्व जैसे शोषक और शोषित के बीच संघर्ष का जो है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित विचारधारा। 73वां क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? नई कविता, या प्रगतिवाद, या समानांतर कविता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद, वही द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद कार्ल मार्क्स का। और चलते हैं 64वां क्वेश्चन, घोर अहमनिष्ठता व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, या प्रयोगवाद की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही प्रयोगवाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की नए रायों का अन्वेषण। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग ना सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, 65वां क्वेश्चन, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? भट्टलोल्लट, शंकुक, या भट्टनायक, या अभिनवगुप्त। तो भट्टलोल्लट, जैसे
भरत के रस सूत्रों का कैसे विभावना व्यभिचारी संयोग द्रा निष्पत्ति, तो निष्पत्ति कहते हैं, तो निष्पत्ति वो मानते हैं। शशंकु अनुमति मानते हैं। अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति। भट्ट लोलट क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं। भट्टनायक भुक्तिवाद मानते हैं। ठीक है, भट्टनायक सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त शैव दर्शन। तो चलते हैं, 66वां क्वेश्चन है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? राम कुमार वर्मा या उपेंद्रनाथ या उदय शंकर भट्ट या भुवनेश्वर। यथार्थ मतलब यही होता है कि जो जैसा है, मतलब एक आदर्श आस्था मान लेते हैं लोग किसी चीज़ का, कि मतलब कोई चीज़ जिस तरह होनी चाहिए प्रतिमान के रूप में, कि लेकिन वैसा होता नहीं। जैसा अगर तैयार हो तो जो मतलब जो जिस प्रकार दिखाई देता है उसी प्रकार की रचना जो है वही यथार्थवाद के अंतर्गत आती है। तो मतलब जो जैसा है वैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अब चलते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो इलाचंद्र जोशी या ज्ञेय या सुदर्शन या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन जी। ठीक है, बाकी सब मनोविश्लेषण हैं, इस तरह याद कर सकते हैं, इलाचंद्र जोशी, ज्ञेय, जैनेन्द्र। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना? 1960 या 1965 या 1966 या 1955। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ठीक है, मलयालम लेखक थे जो शंकर कुरुप, उन्हीं को दिया जाता है। और अपने यहाँ जो हिंदी में चिदम्बरा हिंदी की जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे मिला है सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 60 ना होकर 61 होना चाहिए। और इसमें 1965 में पहली बार शुरुआत, इसकी स्थापना 1961 में की गई, पहले वर्ष 1965 में दिया गया था। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत की हमारी हिंदी की जो है 1968 में हो जाएगा। ठीक है, अब 69वां क्वेश्चन है, आर्द्र शब्द का अर्थ है? तो आर्द्र यानी आर्द्रता कहाँ रहती है? आर्द्रता तो दुख में या व्यर्थ में या पर्वत में या गीला में, तो वही गीला होता आता है। आर्द्र माने गीला, वही नमी, आर्द्रता, गीला। ठीक है, तो 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? निम्नलिखित अर्थ की दृष्टि से सही युग्म शब्द कौन सा है? तो इसमें बोलना चाहिए था कि कौन सा सही युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जात वेद लोहा होता है, जात रूप चांदी होता है, ताम्रचूर्ण मुर्गा होता है, परभृत माने यहाँ कौवा नहीं कोयल हो जाएगा, जो दूसरे पर, परभृत माने पर माने दूसरे के, भृत माने पर आधारित हो, मतलब दूसरा सेवा करता है, तो वह ऐसी है होती है कोयल। कोयल अपने बच्चों को स्वयं नहीं संभालती है, दूसरे के घोंसले में बच्चे दे के चली जाती है, दूसरे पक्षी अपना बच्चा समझकर उसे संभालते हैं। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है, माधव विलास के रचनाकार हैं? लल्लू लाल है या सदल मित्र हैं या राम प्रसाद निरंजनी हैं या सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। मुक्तिबोध की आत्मकथा है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कौन सी है? देखिए हवा बहुत तेज चल रही है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कौन सी मानी जाएगी?
विष्णु आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा या विष्णु प्रभाकर या राम प्रसाद निरंजन या सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। 73वां क्वेश्चन है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु या धीरेन्द्र वर्मा या किशोरी दास वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। और आप लोग बताना कि आप लोगों का 40 में से कितना सही हो रहा था। चलते हैं, हिंदी की प्रथम दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने या मोहनदास नेमिष राय या कौशल्या बैसंत्री या सूरजपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय, अपने अपने पिंजरे। ठीक है। 75वां क्वेश्चन है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हजारी प्रसाद या हरि प्रसाद या ललन प्रसाद या सुदामा प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि प्रसाद। ठीक है। अब चलते हैं 76वां, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नहीं है? मृच्छकटिकम, उर्भंगम या दूतवाक्यम या मध्यम व्यायोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का है, बाकी सब भास का हो जाएगा। ठीक है। भास ने 12-13 रचनाएं की हैं, नाटकों की हैं संख्या। चलते हैं 77वां क्वेश्चन की तरफ। 77वां क्वेश्चन है संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट या माघ या भारवी या श्रीहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घंटा, मतलब घंटों व्यतीत हो जाता है उनके। माघे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघे संति त्रयोगुणा उपमा पदलालित दंडनम सब गुणों से ये विभूषित हैं। तो इसीलिए इनको पढ़ने के लिए घंटों समय व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए इन्हें माघे संत त्रयोगुणा और घंटा माघ भी कहा जाता है। तो 78वां क्वेश्चन है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो तद्भव में या तत्सम में या संकर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम में तो होता है विसर्ग का, तद्भव में थोड़ा कम होता है, संकर में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। 79वां क्वेश्चन है व्याप्त में संधि है गुण संधि या दीर्घ संधि या यण संधि या आयादी संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या व, ये सब किस में रहते हैं? यण संधि में। इसका राइट आंसर या हो जाएगा। आय आयाद इसके हो जाएंगे। ठीक है। आय आयाद के हो जाएंगे और आय आओ आयाद के, या व जो सिर्फ दिखाई देते हैं ये यण संधि के। ठीक। अब चलते हैं 80वां क्वेश्चन देखते हैं। 80वां क्वेश्चन कठपुतली में कौन सा समास है? तो कर्ता ने कर्म को जानते हैं, कारकों पे आधारित जो है समास कौन सा है? काठ की पुतली। संबंध संप्रदान हो जाएगा या संबंध हो जाएगा या अधिकरण या कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, मतलब के लिए, देने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है संबंध का की के नानी ने रारी रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठ की पुतली का संबंध तत्पुरुष। ठीक है। तो चलते हैं, सेशन समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गई है और वीडियो लंबी हो जा रही है। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।